वोल्टेयर, जिनका असली नाम फ्रांसवा मारी आरोए था, एक फ्रेंच लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 18वीं सदी के विचारों के आंदोलन को एक नया रास्ता दिखाया, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है। उनके काम की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने दर्शन और दार्शनिक की नई पहचान बनाई, जो आगे चलकर आधुनिक सोच का आधार बनी। लेकिन कुछ मायनों में वे उस तरह के दार्शनिक नहीं थे जैसा आज समझा जाता है। उन्होंने जितना लेखन कहानियों, नाटकों और कविताओं में किया, उतना ही दर्शन पर भी लिखा। और कई बार तो उन्होंने उन दार्शनिकों की आलोचना भी की जो खुद को बहुत बड़ा मानते थे, जैसे लाइबनिट्ज और डेस्कार्ट। वोल्टेयर का मानना था कि असली समझ विज्ञान से आती है, न कि ऐसे दर्शन से जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकालते। उन्होंने अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ खुलकर बोला, और इसी वजह से उनकी सोच ने आधुनिक दर्शन को एक नया रास्ता दिखाया। वोल्टेयर का जीवन बहुत खास था और उसी ने उनके विचारों को आकार दिया। वे दार्शनिक से ज्यादा आलोचक और समाज के लिए काम करने वाले इंसान थे। उन्होंने खुद को दार्शनिक मानना 40 की उम्र के बाद शुरू किया, जब उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था दार्शनिक पथ। इससे पहले तक उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो बताता कि वे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत में वे साहित्य और खुले विचारों वाले लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, और यही आदतें आगे चलकर उनके विचारों में भी दिख। वोल्टेयर का जन्म हुआ था एक संभ्रांत परिवार में, जहां उन्हें अच्छे संस्कार और सुविधा दोनों मिले। पढ़ाई उन्होंने पेरिस के एक जाने माने स्कूल में की, जहां उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। उनके पिता खुद साहित्य में रुचि रखते थे और दरबार के लोगों के बीच उठते बैठते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका बेटा लेखक बने। वे चाहते थे कि वोल्टेयर कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे। वोल्टेयर ने अपने पिता की बात मानते हुए कानून की पढ़ाई की, वकील के साथ काम किया और फिर एक राजनयिक के सहायक बने। लेकिन किसी भी जगह वे टिक नहीं पाए और कई बार तो विवाद भी हो गया। बचपन से ही उनका सपना था कि वे मोलियर और रासीन जैसे लेखक बने, और आखिरकार उन्होंने वही रास्ता चुना। इस तरह वोल्टेयर की जिंदगी, उनके अनुभव और उनकी सोच ने उन्हें ऐसा विचारक बनाया जो समाज की सच्चाइयों से जुड़ा था और जिसने अपने समय की सबसे बड़ी बुराइयों को खुलकर चुनौती दी। पब्लिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए वोल्टेयर अक्सर पेरिस की खुली और मस्तमौला महफिलों में चले जाते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी पहचान का एक अहम पहलू बनाया। उस दौर में पेरिस का माहौल बहुत रंगीन और खुले ख्यालों वाला। वोल्टेयर अपनी बातों की मिठास और हाजिर जवाबी से लोगों के बीच जल्दी ही मशहूर हो गए। उन्हें अच्छे संबंध बनाना और सही लोगों से मिलना बखूबी आता था। थोड़े से समझदारी भरे लेख, कुछ सही लोगों से जान पहचान, मजेदार बातें और थोड़ा पैसा निवेश करके वोल्टेयर ने खुद को एक आजाद लेखक की तरह पेरिस में खड़ा कर लिया। उनका पहला नाटक ओदीप सामने आया, जिसने पुराने फ्रेंच नाटकों की याद दिला दी, और इसी के साथ उन्होंने इस दौरान वोल्टेयर समाज के बड़े लोगों के बीच तो घुलते मिलते ही थे, साथ ही गुपचुप महफिलों में भी शामिल होते थे। उस वक्त ऐसा करना आम बात थी। उनके कई नाटक और कविताएं इस बात का सबूत थीं कि वे कभी गंभीर होते तो कभी हल्के फुल्के, और यही तरीका उस समय के लोगों को पसंद था। इसी दौर में उनकी मुलाकात इंग्लैंड के एक खुले विचारों वाले बुजुर्ग से हुई, जिनका नाम था बोलिंगब्रुक। वोल्टेयर उनके घर अक्सर जाते थे, जहां देश विदेश के बुद्धिजीवी लोग जमा होते थे। यहीं से वोल्टेयर को विज्ञान और सोच के नए तरीके सीखने को मिले, खासकर लॉक और न्यूटन जैसे विचारकों के बारे में। ये सब बातें बोलिंगब्रुक के सोच में भी शामिल थीं, और वोल्टेयर पर इसका असर साफ दिखा। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वोल्टेयर को कुछ वक्त के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। बात यह हुई कि एक ताकतवर आदमी ने उन पर बदनाम करने का आरोप लगा दिया। इससे बचने के लिए वोल्टेयर ने चुपचाप देश छोड़ना ही बेहतर समझा
और इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में बिताया उनका वक्त उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल गया। यहाँ पर वे बॉलिंगब्रुक के जरिए कुछ बड़े लेखकों से मिले, जैसे स्विफ्ट, पोप और गे। ये लोग उस वक्त नए तरीके से लिख रहे थे, जैसे कि कहानी और नाटक को राजनीति की आलोचना के लिए इस्तेमाल करना। उसी समय स्विफ्ट की गुलिवर की यात्रा आई थी, जो इसी तरह की सोच का एक बड़ा उदाहरण थी। बॉलिंगब्रुक ने भी क्राफ्ट्समैन नाम से एक नया राजनीतिक अखबार शुरू किया, जो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करता। वोल्टेयर ने अगले 3 साल इन्हीं लोगों के बीच बिताए और हर चीज को खूब ध्यान से समझा। यही वो वक्त था जब वोल्टेयर ने धीरे धीरे खुद को एक सोचने समझने वाले लेखक और समाज के लिए बोलने वाले इंसान के रूप में ढालना शुरू किया। वोल्टेयर सिर्फ बॉलिंगब्रुक के साथ ही नहीं जुड़े रहे। इंग्लैंड में उनकी दोस्ती एक व्यापारी एवरट फॉकनर से भी हुई। फॉकनर ने उन्हें लंदन के एक बिल्कुल अलग माहौल से मिलवाया, जो बॉलिंगब्रुक के खास लोगों से बिल्कुल अलग। इनमें उन लोगों के समूह भी थे जिनसे बॉलिंगब्रुक की सोच नहीं मिलती थी। वोल्टेयर ने यहाँ सैमुअल क्लार्क जैसे वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की, जो खुद को न्यूटन का अनुयायी मानते थे। वे न्यूटन से खुद तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनकी बहन से जरूर मिले। उन्हीं से उन्हें वो मशहूर कहानी पता चली जिसमें न्यूटन सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचते हैं। वोल्टेयर ने बाद में इस किस्से को और भी मशहूर बना दिया। इंग्लैंड में उन्होंने ऐसे कई लोगों से जान पहचान बनाई जो विज्ञान से जुड़े हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी भी इतनी अच्छी सीख ली कि उसमें चिट्ठियां और कहानियां लिखने लगे। इन सालों में उन्होंने हॉलैंड भी जाकर कुछ लेखकों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लंदन के कॉफी हाउसों में भी वक्त बिताया होगा, भले ही इसका पक्का सबूत नहीं मिलता। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि उन्होंने वहां होने वाले विज्ञान से जुड़े भाषण भी सुने होंगे। कुल मिलाकर इंग्लैंड में बिताया समय वोल्टेयर को विज्ञान और विचार की दुनिया में एक समझदार इंसान बना गया। जब उन्हें फिर से पेरिस लौटने की इजाजत मिली, तब वे बिना किसी सरकारी मदद के थे और राजदरबार से दूर कर दिए गए थे। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। यह कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होगा कि वे एक कवि बनकर गए थे और समझदार विचारक बनकर लौटे, लेकिन इतना जरूर है कि इंग्लैंड में बिताए गए वक्त ने उन्हें बदल दिया था। फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने फिर से पैसा और पहचान हासिल करने में जी जान लगा दी। पैसे का मसला जल्दी हल हो गया। उसी साल सरकार ने एक तरह की लॉटरी निकाली थी जिससे राजकर्ज चुकाया जा सके। वोल्टेयर के एक दोस्त ने इसमें निवेश का मौका देखा और वोल्टेयर ने भी उसमें हिस्सा लिया। कुछ ही महीनों में वोल्टेयर को इसमें बहुत मुनाफा हुआ। इसी समय उन्हें अपने पिता की तरफ से मिली जायदाद भी मिल गई। इसके बाद उन्हें पैसों की कभी दिक्कत नहीं हुई। आर्थिक आजादी मिलने से उन्हें वो आजादी भी मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें किसी अमीर संरक्षक पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, जो उस समय के लेखकों के लिए बहुत जरूरी माना जाता। लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं था। असली चुनौती थी फिर से समाज में अपनी इज्जत और पहचान वापस पाना। वोल्टेयर ने धीरज और समझदारी से लिखे नाटक, कविताएं और लेखों के जरिए खुद को दोबारा लोगों के सामने साबित किया। धीरे धीरे पेरिस के समाज में उन्होंने फिर से अपनी जगह बना ली। कुछ साल बाद जब वे फिर से शाही दरबार में रहने लगे, तो ये साफ हो गया कि उन्होंने अपना नाम और सम्मान दोबारा हासिल कर लिया था। इसी दौर में वोल्टेयर की एक नई मुलाकात हुई, जो आगे चलकर उनके जीवन पर बहुत असर डालने वाली थी। उनकी मुलाकात फिर से एमिली डू शातले से हुई, जो एक समय उनके पुराने शुभचिंतक की बेटी थी और अब एक रईस महिला बन चुकी थी। वोल्टेयर और एमिली का साथ तब शुरू हुआ जब एमिली 29 साल की थी। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी। उनके पिता ने उन्हें ग्रीक, लैटिन और गणित की पढ़ाई करवाई थी, जो उस समय लड़कियों के लिए बहुत असामान्य था।
जब वोल्टेयर से फिर से उनका जुड़ाव हुआ, तब तक वे खुद भी एक समझदार सोच रखने वाली महिला बन चुकी थी। बाद में उन्होंने विज्ञान पर एक किताब लिखी और न्यूटन की एक बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी किताब का फ्रेंच में पूरा अनुवाद किया, जो आज भी अकेला ऐसा अनुवाद माना जाता है। एमिली के ज्ञान और उनके खुले स्वभाव ने वोल्टेयर को बहुत प्रभावित किया। एमिली एक बड़े अफसर की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनका और वोल्टेयर का रिश्ता बना रहा। ये रिश्ता वोल्टेयर के लिए तब बहुत काम आया जब उन्हें एक विवाद की वजह से पेरिस छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे एमिली के परिवार की जायदाद सीरे नाम की जगह पर रहने लगे। ये साथ लगभग 15 साल चला। इसी समय दोनों ने मिलकर बहुत सारे विचारों पर काम किया और दोनों को एक साथ एक सोचने समझने वाले जोड़ी के रूप में पहचाना जाने लगा। जिस वजह से वोल्टेयर को पेरिस से भागना पड़ा, वही वजह उनके नए काम की शुरुआत भी बनी। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे खत लिखे थे जो एक मुसाफिर की नजर से उस देश को समझने की कोशिश करते थे। ये अंदाज कुछ पहले के लेखकों से लिया गया था, लेकिन वोल्टेयर ने इसमें एक खास बात जोड़ी। उन्होंने कल्पना की जगह सच को सामने रखा। उन्होंने इन खतों में इंग्लैंड के समाज, धर्म और राजनीति की असल तस्वीर दिखाई। जब वे फ्रांस लौटे तो उन्होंने इन खतों में और चीजें जोड़ी, जैसे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक विचार और न्यूटन के काम पर चर्चा। उन्होंने चेचक के इलाज पर भी लिखा। इन सब को मिलाकर किताब का नाम रखा गया दार्शनिक पद। वोल्टेयर ने इसकी इजाजत लेने की कोशिश भी की, जो उस समय जरूरी होता था, लेकिन उनके प्रकाशक ने बिना पूछे ही किताब छाप दी। यह बात एक बड़े झगड़े की वजह बनी। किताब पर बैन लग गया और उसे जलाया भी गया। वोल्टेयर की पहचान अब एक विद्रोही विचारक की तरह हो गई थी। अगर उन्हें पकड़ लिया जाता तो उन्हें जेल भेजा जा सकता था, लेकिन वे समय रहते एमिली के साथ सीरे चले गए। वहीं से उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की, एक आजाद विचार वाले लेखक के रूप में, जो अब किसी के दबाव में नहीं था। अगर वोल्टेयर चाहते तो वे उस विवाद से बच सकते थे जो उनकी किताब दार्शनिक पत्र के चलते हुआ, लेकिन जब ये विवाद खड़ा हो ही गया तो उन्होंने खुद को एक खुले विचारों वाले विद्रोही लेखक के रूप में अपनाया और इसी पहचान को आगे बढ़ाया। यही पहचान बाद में उनकी सोच और पूरे यूरोप की दर्शन की दिशा पर गहरा असर डालने वाली बनी। शुरुआत में उन्होंने न्यूटन के विज्ञान को अपने विचारों का जरिया बनाया। उस समय फ्रांस में न्यूटन की सोच को लेकर बहुत विवाद था, खासकर गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी को लेकर। वोल्टेयर ने अपनी किताब के जरिए इन बहसों में हिस्सा लिया और एक मशहूर पत्र में न्यूटन और डेस्कार्टेस की सोच के फर्क को सामने रखा। उन्होंने दिखाया कि इंग्लैंड की सोच और फ्रांस की सोच में कितना अंतर है। उन्होंने बेकन, लॉक और न्यूटन की सोच को एक साथ जोड़ते हुए एक नई अंग्रेजी विचारधारा के रूप में पेश किया, जो उन्हें लगा कि फ्रांस के पुराने भ्रमित विचारों से बेहतर है। उन्होंने इसे खुद नहीं बनाया, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इससे फ्रांस की विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं में नई बहसें शुरू हो गई और वोल्टेयर का नाम अब एक विरोध करने वाले विचारक के रूप में उभरकर सामने आया। सीरे में बसने के बाद वोल्टेयर और एमिली ने इस बहस को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक आंदोलन सा शुरू कर दिया, जिसमें वे न्यूटन के विचारों को सामने रख रहे थे और फ्रांस की पुरानी सोच को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे अभियान का केंद्र वोल्टेयर की एक और किताब बनी, जिसमें उन्होंने न्यूटन की सोच को बड़े ही आसान और साफ तरीके से फ्रांसीसी लोगों के लिए लिखा। उन्होंने ये किताब खासकर उन लोगों के लिए बनाई जो विज्ञान को अब तक नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक हथियार की तरह भी पेश किया, जिससे वे उस सोच के खिलाफ लड़ना चाहते थे जो फ्रांस को पीछे खींच रही थी। उनकी इस किताब पर बहुत आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वोल्टेयर गलत सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुछ ने उन्हें बगावती और अनुशासनहीन बताया। लेकिन वोल्टेयर ने इन सब आलोचनाओं को एक ही बात में समेट दिया कि फ्रांस में अब भी पुरानी और गलत सोच कायम है, जिसे खत्म करना जरूरी है।
वोल्टेयर ने डटकर जवाब दिए, लेख लिखे और लगातार अपनी बात को मजबूत किया। इस पूरे समय एमिली ने भी उनका साथ दिया और उनकी किताब पर एक तारीफ भरा लेख लिखा, जिससे उनकी बात और आगे पहुंची। दोनों को आग पर आधारित विज्ञान प्रतियोगिता में सम्मान भी मिला, जिससे लोगों को ये यकीन होने लगा कि वे सिर्फ लेखक ही नहीं, बल्कि गंभीर वैज्ञानिक सोच वाले लोग भी हैं। कुछ ही सालों में वोल्टेयर की सोच का असर इतना बढ़ गया कि लोगों को लगने लगा अब फ्रांस ने पुरानी सोच को छोड़कर विज्ञान की नई रोशनी को अपनाना शुरू कर दिया है। वोल्टेयर जैसे लोगों की मेहनत ने ये बदलाव मुमकिन किया था। न्यूटन से जुड़ी बहसों में जीत के बाद वोल्टेयर की एक नई पहचान मजबूत होने लगी। अब लोगों की नजर में वो एक ऐसा लेखक बन चुके थे जो सच्चाई और ज्ञान के लिए लड़ता है। जो पहले एक बगावती लेखक समझा जाता था, अब वही समाज में एक समझदार और बहादुर सोच वाले इंसान के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान और दर्शन पर लिखा, बल्कि ढेरों नाटक, कविताएं, कहानियां और इतिहास भी लिखा, जिससे उनकी पुरानी पहचान भी बरकरार रही। फिर उन्हें फ्रांस का शाही इतिहासकार बना दिया गया। इसी पद की वजह से उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों के रीति रिवाज और सोच पर बात की। इस किताब ने उन्हें और भी बड़ा बना दिया। जब एमिली की मौत हो गई तो वोल्टेयर प्रशिया के राजा फ्रेडरिक के दरबार में चले गए। ये कदम उन्हें और गहराई से उस समाज से जोड़ रहा था जिससे कभी वे अलग हो गए थे। अगर वोल्टेयर ने यहीं तक सीमित रहकर सिर्फ समाज का हिस्सा बनकर जीना चुना होता तो शायद उनका नाम इतना बड़ा न होता। लेकिन फिर उनके भीतर का वही पुराना विद्रोही जाग गया। अब एक बार फिर उन्होंने पुराने सवालों पर आवाज उठानी शुरू की। पहले उनका साथ देने वाले मॉपरतुई से उनकी खटपट हो गई। मॉपरतुई वही थे जो वोल्टेयर से पहले फ्रांस में न्यूटन के विचारों को सबसे जोश से सामने लाए थे। इन दोनों के रास्ते तो अलग थे, लेकिन मकसद एक जैसा था। एमिली के साथ भी मॉपरतुई का वैचारिक जुड़ाव था और कई बार वे सीरे में मेहमान बनकर भी आए थे। धीरे धीरे मॉपरतुई की सोच लिबनिट्ज नाम के विचारक की ओर झुकने लगी। एमिली भी न्यूटन और लिबनिट्ज दोनों की सोच को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वोल्टेयर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने लिबनिट्ज की सोच के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और यही उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा बन गया। एमिली के रहते ये मतभेद सिर्फ सोच तक ही सीमित रहा और उनके रिश्ते पर असर नहीं पड़ा। लेकिन जब एमिली की मौत हुई और वोल्टेयर बर्लिन पहुंचे तो यह मतभेद मॉपरतुई के साथ खुलकर सामने आ गया। वोल्टेयर ने मॉपरतुई का मजाक उड़ाते हुए एक पैना लेख लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें एक घमंडी और मूर्ख दार्शनिक बताया। ये लेख इतना तीखा था कि राजा फ्रेडरिक को बीच में आना पड़ा। राजा ने वोल्टेयर से कहा, या तो वे अपनी बात वापस ले या बर्लिन छोड़ दे। वोल्टेयर ने बर्लिन छोड़ना चुना। इस तरह वे एक बार फिर उसी पुराने किरदार में लौट आए, एक ऐसे लेखक के रूप में जिसे समाज की सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। ये घटना वोल्टेयर की उस समय की सत्ता से आखिरी बड़ी टकराव बन गई। उन्होंने न तो पेरिस लौटने की कोशिश की और न ही अपनी पुरानी इज्जत वापस पाने की। इसके बजाय उन्होंने आजादी का रास्ता चुना और जिनेवा में बस गए। लेकिन जिनेवा का सख्त माहौल उनके लिए ठीक नहीं था। फिर उन्होंने खुद की कमाई से फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच एक गांव में एक बड़ा घर खरीदा और वहीं रहने लगे। यही जगह आगे चलकर वोल्टेयर का घर ही नहीं, बल्कि सोच और बदलाव का एक केंद्र बन गई, जहां से वे अपनी बात पूरे दम से कह सकते थे। यहीं रहते हुए वोल्टेयर ने अपने सबसे मजबूत और असरदार विचार को अपनाया। उन्होंने खुद को इंसानियत की तरफ से बोलने वाला बताया और धर्मांधता और अंधविश्वास के खिलाफ खुली लड़ाई शुरू कर। पहले जहां उनका ध्यान सिर्फ न्यूटन के विज्ञान को बचाने पर था, अब उनका मकसद पूरी दर्शन की सोच की रक्षा करना और उसके दुश्मनों को जवाब देना बन गया। उनका नारा बना, अंधविश्वास को कुचल दो
अब उनका काम सिर्फ किताबें लिखना नहीं रह गया था, बल्कि समाज को बदलना भी बन गया था। इस नई सोच की पहली बड़ी वजह बनी एक नई किताबों की श्रृंखला, जिसे कुछ लेखकों ने मिलकर बनाया था। जब इसका पहला भाग आया तो उस पर भी विवाद शुरू हो गया, लेकिन वोल्टेयर को तो ऐसे ही विवादों में आग लगाने का हुनर आता था। उन्होंने भी इस काम में हिस्सा लिया और कई लेख लिखे जो बाद के भागों में छपे। जब इस काम पर रोक लगाने की कोशिश हुई तो वोल्टेयर पीछे नहीं हटे। उन्होंने इसके विरोधियों को एक ऐसे झूठ के प्रतीक की तरह दिखाया जो ज्ञान और सच को मिटाने में लगे हैं। इस लड़ाई के बीच वोल्टेयर ने एक खास साथ निभाया। डिलाम्बेर के साथ मिलकर उन्होंने दर्शन को एक नई ताकत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब इन लेखकों को सिर्फ लेखक नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले लोग माना जाने लगा। वे किसी एक खास विचारधारा से नहीं जुड़े थे, बस उनका मकसद साफ था, गलत सोच और अंधविश्वास से दुनिया को आजाद करना। पहले उन्होंने इन किताबों की रक्षा की, फिर उनका अगला निशाना बना जेसुइट समाज, जिसे वे ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन मानते थे। इस मुहिम में उन्हें जीत मिली और फिर वे फ्रांस की ज्ञान की संस्थाओं तक पहुंचने लगे। इसका एक बड़ा असर तब दिखा जब वोल्टेयर के करीबी और इन विचारों से जुड़े एक लेखक को फ्रांस का सबसे ताकतवर मंत्री बना दिया गया। वोल्टेयर और उनके साथियों ने लगातार लिखकर लोगों की सोच बदली और रास्ता साफ किया, ताकि नए विचारों और सुधारों को जगह मिल सके। वोल्टेयर ने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक खास किताब निकाली, जिसका नाम था दार्शनिक शब्दकोश। इसमें उन्होंने पहले लिखे गए लेखों को फिर से छापा और कुछ नए विचार भी जोड़े। लेकिन वोल्टेयर की सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहानियों, व्यंग्य, कविताओं और छोटे पर्चों के जरिए भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। उनकी सबसे मशहूर किताब कांदिद एक मजेदार यात्रा की कहानी लगती है, लेकिन इसमें छिपा संदेश बहुत गहरा था। उन्होंने इसमें उस दर्शन की कड़ी आलोचना की थी जिसे वे पहले से ही गलत मानते थे। वोल्टेयर का दर्शन अक्सर इंसाफ की मांग करता दिखता है, जैसे कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान जाकालास के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई, जिसे जालिम न्याय व्यवस्था ने सजा दी। वोल्टेयर ने न सिर्फ उसका बचाव किया, बल्कि धार्मिक सहनशीलता और इंसाफ पर खुद लिखा भी। उनके लिए दर्शन सिर्फ सोचने का काम नहीं था, बल्कि गलतियों के खिलाफ सीधे खड़े होने का तरीका भी था। वोल्टेयर ने अपने जीवन में ही देख लिया था कि उनके विचार अब असर दिखाने लगे हैं। जब नया राजा बना और तुर्गों को एक बड़ा मंत्री पद मिला, तो ये साफ था कि अब दार्शनिक सोच को सरकार में जगह मिल रही है। हालांकि वोल्टेयर के विरोधी अब भी थे, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा था। जब वोल्टेयर बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे, तब उन्हें पेरिस ने बड़े सम्मान से वापस बुलाया। वहां उनके नाटक का मंचन हुआ और उन्हें एक हीरो की तरह सम्मान मिला। कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन जो इज्जत उन्हें मिली थी वो अब हमेशा के लिए बन चुकी थी। पश्चिम की सोच और दर्शन पर वोल्टेयर का असर बहुत गहरा रहा। उन्होंने दिखाया कि एक दार्शनिक सिर्फ किताबों में उलझा रहने वाला नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों के खिलाफ बोलने वाला होना चाहिए। उनके लिए असली दर्शन वही था जो बदलाव ला सके। इसी सोच ने आगे चलकर कई नए विचारों को जन्म दिया, यहाँ तक कि बदलाव लाने वालों ने भी उन्हें अपना आदर्श माना। फ्रांस में जब क्रांति आई, तो सबसे पहले वोल्टेयर को वहां के सबसे बड़े सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया। ये दिखाता है कि उनकी सोच को अब एक नई शुरुआत की बुनियाद माना गया। आज भी जो लोग समाज को सुधारने के लिए सच और सोच को साथ लाना चाहते हैं, उनके लिए वोल्टेयर एक मिसाल बने हुए हैं। वोल्टेयर का दर्शन इस बात से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि उन्होंने उसे कैसे जिया और वो किस मकसद से सोचते और लिखते थे। उनका योगदान किसी एक बड़े विचार या सिद्धांत से नहीं, बल्कि उस नजरिए से था जिसमें वे सोचते थे, सवाल उठाते थे और समाज को दिशा देने की कोशिश करते थे।
उनके लिए दर्शन एक तय रास्ता नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका था। दूसरों ने उन्हें एक ऐसे विचारक के रूप में देखा जो न सिर्फ खुद सही रास्ते पर चलता था, बल्कि दूसरों को भी उसी तरफ ले जाने की कोशिश करता था। इस तरह वोल्टेयर की सोच, उनके विचारों और उनके कामों का एक मिला जुला रूप बन गया, जिसे आज हम एनलाइटमेंट दर्शन के नाम से जानते हैं। इस पूरे विचार में आजादी का विचार सबसे अहम था। वोल्टेयर ने समाज में बदलाव लाने की जो कोशिशें की, उनका आधार भी यही था। उन्होंने एक बार इंसानी आजादी पर एक किताब लिखनी शुरू की थी, जिसमें ये समझना चाहते थे कि क्या इंसान वाकई खुद अपने फैसले ले सकता है या सब कुछ पहले से तय होता है। ये सवाल उस समय यूरोप में बहुत चर्चा में था। वोल्टेयर इस पर सोचते हुए उन लोगों की बातों से भी टकराए जो मानते थे कि सब कुछ विज्ञान के नियमों से तय होता है, और उन लोगों से भी जो मानते थे कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। वोल्टेयर का मानना था कि इंसान न तो पूरी तरह मशीन की तरह है और न ही सिर्फ भगवान की मर्जी से चलता है। उन्होंने कहा कि इंसान के पास सोचने और समझने की ताकत होती है और इसी वजह से उसके पास आजादी भी होती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि समाज में सब लोग अपनी समझ से सही रास्ता नहीं चुन सकते, इसलिए धर्म जैसे ढांचे जरूरी है ताकि समाज में कुछ अनुशासन बना रहे। इस सोच ने उन्हें उन लोगों से अलग कर दिया जो सबको बराबरी से सोचने और खुद फैसला लेने की आजादी देना चाहते थे। वोल्टेयर खुद को एक ऐसा सुधारक मानते थे जो बदलाव चाहता था, लेकिन किसी उथल पुथल के रास्ते नहीं। कभी कभी वोल्टेयर ने अपनी किताबों में कुछ ऐसे विचार भी रखे जो बहुत आगे निकलते थे, जैसे आत्मा को लेकर उनकी सोच। उनकी एक किताब में उन्होंने आत्मा को सिर्फ एक भौतिक चीज की तरह बताया था और इसी वजह से उनकी किताबों पर विवाद भी हुआ। लेकिन असल में वोल्टेयर हमेशा एक गहरे सोचने वाले इंसान थे, जो चाहते थे कि बोलने की आजादी बनी रहे, भले ही वो विचार लोगों को चुभे। उनके लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि हर कोई अपनी बात कह सके, क्योंकि उनके लिए सोच और बोलने की आजादी ही असली दर्शन था। वोल्टेयर ने कभी ये बात साफ साफ नहीं कही थी कि मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये कहने का हक है और मैं उसके लिए अपनी जान तक दे दूंगा। लेकिन फिर भी लोगों ने यही बात उनसे जोड़ दी और आज भी उनके नाम पर ये लाइन दोहराई जाती। भले ही उन्होंने ये शब्द नहीं कहे हों, लेकिन उनकी सोच और कामों में आजादी की जो भावना थी, वो इस बात के बहुत करीब थी। उन्होंने कई बार अपने पत्रों और लेखों में ये साफ किया कि इंसान को सोचने और बोलने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कभी इस पर कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके जीने के तरीके और उनके विचारों ने इस सोच को बहुत आगे तक पहुंचाया। उनके असर को साफ तौर पर उस विचार में भी देखा जा सकता है जिसमें कहा गया कि असली बदलाव तभी आता है जब इंसान खुलकर सवाल पूछने और सोचने की आजादी रखे। वोल्टेयर की आजादी की सोच सिर्फ बोलने की आजादी तक नहीं थी, बल्कि उसका रिश्ता आनंद और खुशी से भी जुड़ा था। उन्होंने कई बार ऐसे लेख और कविताएं लिखी जो खुली सोच और जीवन की खुशियों को दिखाती थीं। उनके लिए खुशी और सुख, खासकर जिस्मानी सुख, एक जरूरी चीज थी जिसे दबाना नहीं, समझना और अपनाना चाहिए। उनके आलोचक उन्हें अक्सर एक गैर जिम्मेदार और सामाजिक नियमों को तोड़ने वाला इंसान कहते थे, लेकिन वोल्टेयर ने इसका डटकर जवाब दिया। उन्होंने अपने इसी खुले अंदाज को ही अपना दर्शन बना लिया और बताया कि इंसान का खुद को खुश रखने का हक भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोई और नैतिक मूल्य। उन्होंने अपने व्यंग्य और शायराना अंदाज में ये समझाया कि इंसान को सजा और त्याग के नाम पर डराने वाली सोच को छोड़कर एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ना चाहिए जो खुशी को एक अच्छी और इंसानी चीज माने। वे खास तौर से उन पुराने धार्मिक नियमों के खिलाफ थे जो इंसान के शरीर और इच्छाओं को गलत बताते थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य या जरूरतों को दबाना। वोल्टेयर ने इस सोच को चुनौती दी और एक ऐसी नैतिकता को बढ़ावा दिया जो आनंद को गलत नहीं बल्कि जरूरी मानती थी। वोल्टेयर की ये सोच उस वक्त की आर्थिक और सामाजिक बहसों में भी शामिल हुई, जब एक कविता के जरिए ये कहा गया कि इंसान की निजी इच्छाएं जैसे लालच समाज में फायदे ला सकती हैं,
तब वोल्टेयर ने भी इस पर अपनी कलम चलाई। उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने दुनिया की चीजों से मिलने वाली खुशी को समाज के लिए अच्छा बताया, न कि बुरा। उन्होंने अपनी एक और किताब में भी ये बताया कि कैसे व्यापार और चीजों को जुटाना सभ्यता के विकास में मदद करता है। ये बातें आगे चलकर और भी विचारकों ने अपनाई, जिनका असर आज तक दिखता है। अगर वोल्टेयर की सोच को एक ही बात में समझना हो तो वो है, आजादी सबसे बड़ी भलाई है, और इसके साथ जुड़ी दो और बातें भी हमेशा साथ चलती हैं। पहली, हर बात को शक की नजर से देखने की आदत, और दूसरी, सच को खोजने के लिए विज्ञान का सहारा लेना, न कि किसी अंधी आस्था का। यही वोल्टेयर का असली दर्शन था, आजादी, तर्क, खुशी और सवाल। वोल्टेयर की शक करने वाली सोच सीधी उस दौर से जुड़ी थी जब पुराने सवालों को दोबारा उठाया जा रहा था। उनके लिए शक सिर्फ शुरुआत नहीं था, बल्कि वही असली सोच थी। उन्होंने उन विचारों को पसंद नहीं किया जो शक से शुरू तो होते हैं, लेकिन फिर जल्दी से किसी तय नतीजे पर पहुंच जाते हैं। वोल्टेयर को ऐसा लगता था कि जब लोग हर सवाल का जवाब ढूंढने में जल्दी करते हैं, तो वे असली सच्चाई की जगह अपनी कल्पना को सच मान लेते। उनके हिसाब से सबसे ईमानदार सोच कभी कभी ये भी हो सकती है कि हम कहें, हमें नहीं पता। वोल्टेयर का यही शक करने का तरीका उनकी आजादी की सोच का भी सहारा बन गया। उन्होंने कहा कि कोई भी सत्ता, चाहे वो धर्म की हो या राजा की, इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे सवालों से छुआ न जा सके। उनकी निजी सोच को देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि वो पूरी तरह नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धार्मिक नेताओं की ताकत और उनके फैसलों पर सवाल उठाए। राजा और ऊंचे वर्ग की जो ताकत रहस्यमयी कहानियों पर टिकी थी, वोल्टेयर ने उसे भी अंधविश्वास मानकर चुनौती दी। उनके लिए तर्क और सोच ही असली हथियार थे, जिनसे वे हर उस चीज को तोड़ना चाहते थे जो इंसान को दबाती थी। इसी सोच की वजह से वोल्टेयर उन पुराने दार्शनिकों की भी आलोचना करते थे जो बड़े बड़े सिद्धांत बना लेते थे लेकिन शक को पीछे छोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि असली सोच वही है जो किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में न हो। इस बात में वे सुकरात जैसे पुराने दार्शनिक के बहुत करीब थे। जैसे सुकरात कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, वैसे ही वोल्टेयर मानते थे कि सच्चा विचारक वही है जो खुलेआम ये मान सके कि वो हर बात नहीं जानता। लेकिन सुकरात जहां गंभीर बहस को आजादी का रास्ता मानते थे, वहीं वोल्टेयर ने उसी बहस को ही कई बार मजाक और व्यंग्य से काटा। उन्होंने शब्दों का खेल, मजाक और चुटीली बातें इस्तेमाल की ताकि उन बड़ी बड़ी बहसों की पोल खोली जा सके जो दिखने में तो गंभीर थी लेकिन भीतर से खोखली थी। उनके लिए सोच का मतलब था डर के बिना सवाल पूछना और जवाब का ढिंढोरा न पीटना। यही था उनका असली दर्शन, जिसमें आजादी और शक साथ साथ चलते हैं। वोल्टेयर का मानना था कि जब शक हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, तो इसका हल न तो कल्पना की उड़ान है और न ही दिखावटी तर्क की बह। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, सच्चाई को समझने के लिए सीधे अनुभव और वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करना। वोल्टेयर पर न्यूटन की सोच का गहरा असर था। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों और अनुभवों को सबसे भरोसेमंद माना और उन लोगों का विरोध किया जो बिना किसी ठोस वजह के कल्पना के सहारे बड़ी बड़ी बातें करते। न्यूटन ने जब ये कहा कि वो कल्पना से कोई भी सिद्धांत नहीं गढ़ते, बल्कि जो देखा और नापा जा सकता है उसी पर भरोसा करते हैं, तो वोल्टेयर को यही तरीका सबसे सच्चा और साफ लगा। पहले के विज्ञान में ये माना जाता था कि हर चीज का कोई गहरा छुपा हुआ कारण होता है और उसे पूरी तरह समझे बिना हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन न्यूटन और फिर वोल्टेयर ने ये सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज बार बार देखी जा सकती है, मापी जा सकती है और उसके काम करने का तरीका साफ साफ सामने है, तो वही सच्चाई मानी जानी चाहिए, चाहे हम उसके पीछे के कारण न भी जान पाए। पहले के समय में दुनिया को समझने के लिए ये सोच थी कि हर चीज किसी मकसद से होती है
और हर हरकत के पीछे कोई प्राकृतिक इच्छा होती है। लेकिन फिर एक नई सोच आई जो कहती थी कि दुनिया बस एक मशीन की तरह चलती है और सब कुछ सिर्फ टकराव और धक्का मुक्की से होता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आसमान में जो ग्रह तारे घूमते हैं वो एक तरह के अदृश्य बहाव या हवा में तैर रहे हैं जो उन्हें इधर उधर हिलाती है। लेकिन असल में उन अदृश्य चीजों को कभी कोई देख नहीं पाया। फिर भी उस वक्त के दार्शनिक कहते थे कि जब तक हम कोई कारण नहीं बना लेते हम। वोल्टेयर ने इस सोच का विरोध किया और कहा कि जो नहीं दिखता उसकी बात करना कोई समझदारी नहीं है। असली समझ तो उसी में है जो साफ तौर पर देखा और परखा जा सके। इस तरह वोल्टेयर ने अनुभव और प्रयोग को सच्चाई तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता माना। उनके लिए दर्शन कोई कल्पनाओं की दुनिया नहीं था, बल्कि वो मानते थे कि जो भी चीज हमें सोचने पर मजबूर करे उसे हम खुले दिमाग से देखें, पर उसकी सच्चाई को केवल अनुभव से ही परखें। यही सोच उनके पूरे जीवन और कामों में दिखती है और इसी वजह से वे उस दौर के सबसे अलग और प्रभावशाली विचारकों में गिने जाते। न्यूटन ने विज्ञान को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिसमें गणित के सहारे सीधे सीधे देखे और परखे गए तथ्यों को ही सच माना गया। पहले जो सोच थी, चाहे वो पुराने समय की हो या नई मशीनों वाली, उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि लोग अनुभव की गई सच्चाई से ज्यादा अपनी कल्पना पर भरोसा करते थे। जैसे कि कुछ लोग कहते थे कि कोई अदृश्य ताकत चीजों को हिला रही है, लेकिन न्यूटन और उनके समर्थकों का मानना था कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है जिससे हमें बस तसल्ली मिलती। न्यूटन के समर्थकों का कहना था कि असली विज्ञान वो है जो सीधी सीधी बात करे, जो जैसा है वैसा ही बताया जाए बिना किसी कल्पना। अगर कोई चीज हमारे सामने है, उसे हम बार बार देख सकते हैं और नाप सकते हैं, तो बस वही सच है। अगर हम किसी चीज को पूरी तरह समझा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच गलत है, बल्कि ये दिखाता है कि हम सच्चाई को गंभीरता से ले रहे हैं और बिना सबूत के कोई कहानी नहीं बना रहे। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम सामने रखा। ये बात तो सबने मान ली कि चीजें एक दूसरे को खींचती हैं और ये खिंचाव उनके वजन और दूरी के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सिर्फ ये बता देना कि चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, क्या वाकई ये समझाना हुआ कि वो क्यों और कैसे होता है? न्यूटन ने इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया, बस कहा कि यही होता है और यही सच है। उनके आलोचकों को ये बात खल गई, लेकिन न्यूटन के समर्थकों ने कहा कि अगर हम ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि चीजें ऐसा कर रही हैं, तो इससे बेहतर और क्या सबूत। जब तक कोई नई बात सामने न आए, हमें इसी पर भरोसा करना चाहिए। वोल्टेयर ने इस सोच को पूरे यूरोप में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कोई नया नियम नहीं बनाया, लेकिन जो सोच पहले से थी उसे जोर शोर से सबके सामने रखा और लोगों को यकीन दिलाया कि सच्चाई वही है जो आंखों से देखी जा सके और अनुभव से साबित हो सके। उन्होंने इस नए तरीके को समझाने और फैलाने का काम बहुत जोश से किया। अगर वोल्टेयर की तुलना किसी और से की जाए तो वो ह्यूम हो सकते हैं। दोनों ने ही पुराने तर्कों पर सवाल उठाए और अनुभव को ही सच्चाई का रास्ता माना। लेकिन जहां ह्यूम ने हर उस सोच को नकारा जो दिखाई नहीं देती, वहीं वोल्टेयर का ध्यान इस पर था कि विज्ञान और अनुभव से निकली बातें लोगों तक पहुंचे और वो उनसे कुछ सीख। वो खुद कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान की इस नई सोच को समाज में पहुंचाने का काम दिल से किया। इसी वजह से वो इस दौर में वैज्ञानिक सोच के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। वोल्टेयर और उनके जैसे कई दूसरे सोचने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी काम ये था कि पुराने ढंग की सोच के मुकाबले अनुभव पर आधारित विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने तर्क और कल्पना में डूबी हुई बातों की आलोचना की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के जमाने की समझदारी भरी सोच सिर्फ प्रयोग और अनुभव से निकली सच्चाई पर ही टिकी होनी चाहिए।
उन्होंने बहुत मजबूती से उस सोच का विरोध किया जिसमें बिना किसी देखे समझे बस दिमागी तर्कों के जरिए विज्ञान को गलत साबित करने की कोशिश की जाती थी। उन्होंने अपनी मशहूर कहानी में ये भी दिखाया कि जब इंसान सिर्फ सोचता है और हकीकत को नजरअंदाज करता है तो वो बेवजह की उम्मीदों और झूठी दिलासाओं में उलझ जाता है। वोल्टेयर ने जिंदगी के छोटे छोटे साफ और सीधे कामों को अपनाने की बात की, ऐसे काम जिनका कोई सीधा और काम का नतीजा हो। ये सोच भी उसी समय के वैज्ञानिकों की उस सोच से जुड़ी थी जो कहती थी कि विज्ञान तभी अच्छा है जब वो लोगों के काम आए। उन्होंने जब चेचक से बचाव के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि तर्क से नहीं बल्कि असली आंकड़ों और हकीकत से लोगों को समझाया जाए। उनके सारे सामाजिक कामों में ये बात साफ दिखती है कि उन्होंने अनुभव और हकीकत को सबसे ऊपर रखा। उनके लिए किसी भी पुराने सोच या डर को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि सीधे सीधे सबूत और सच्चाई लोगों के सामने रखो। वोल्टेयर ने उस नई सोच को भी मजबूती दी जिसमें विज्ञान को दर्शन से अलग किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान को उन बातों से दूर रखा जाए जिनका कोई सबूत नहीं होता। उस समय कुछ लोग मानते थे कि अगर हमें किसी चीज की गहराई तक जाना है तो पहले ये समझना होगा कि चीजें असल में होती कैसी हैं। लेकिन न्यूटन और उनके समर्थक मानते थे कि विज्ञान को सिर्फ उन बातों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सके या नाप सके। वोल्टेयर ने इस सोच को और आगे बढ़ाया और खुलकर बोला कि जो बातें ना दिखाई देती हैं और न साबित की जा सकती हैं, वो विज्ञान का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। वोल्टेयर ने जब अपने समय के दूसरे विचारकों के साथ टकराव लिया तो ये भी साफ किया कि वो किसी भी तरह की कल्पना या रहस्यमय सोच को विज्ञान में घुसने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कई लेख और किताबों में ये बात कही और साफ कर दिया कि न्यूटन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने किसी तरह का झूठा तर्क या मन की बातों को विज्ञान में नहीं घुसने दिया। इसके उलट जो लोग पुरानी सोच में उलझे हुए थे, वोल्टेयर ने उनके तर्कों का मजाक भी उड़ाया और साफ साफ कहा कि विज्ञान को साफ, सीधा और अनुभव से जुड़ा रहना चाहिए। वोल्टेयर का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने एक आम इंसान की तरह बात करके सबको ये समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो काम आए, दिखे और महसूस किया जा सके। वो खुद कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान की सच्ची सोच को समझा और सब तक पहुंचाया। उनकी भाषा में अपनापन था, सोच में साफ गोई थी और यही वजह थी कि वो अपने समय के सबसे असरदार लोगों में गिने जाने लगे। वोल्टेयर ने जब अपने समय के एक बड़े विचारक पर तीखा हमला किया तो कई बार वो निजी टिप्पणी तक पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे उसकी एक बड़ी सोच थी। वो ये मानता था कि जो लोग कल्पनाओं और बिना सबूत वाली बातों के सहारे सोचते हैं वो असली विज्ञान की समझ को बिगाड़ देते हैं। वोल्टेयर ने हमेशा ये कहा कि विज्ञान को साफ, सीधे और देखे समझे तथ्यों पर टिके रहना चाहिए, न कि ऐसी सोच पर जो सिर्फ मन से गढ़ी गई हो। उसके समय में जब विज्ञान और दर्शन की सोच दो अलग रास्तों पर जा रही थी तो वोल्टेयर ने पूरी ताकत से उस रास्ते का साथ दिया जो तर्क और अनुभव पर आधारित था। उसने उस सोच को आगे बढ़ाया जिसमें कहा गया कि अगर किसी चीज को हम देख नहीं सकते या साबित नहीं कर सकते तो उसे विज्ञान में शामिल नहीं करना चाहिए। इसीलिए आगे चलकर जो सोच उभरी जिसमें सिर्फ सच्चाई, प्रयोग और सीधा ज्ञान ही अहम माना गया, वोल्टेयर उसकी पहली आवाज बन गया। वोल्टेयर ने जिन पुरानी सोचों और परंपराओं को गलत माना वो बस धर्म से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वो हर तरह की अंधविश्वास और राजा महाराजाओं की बिना सवाल वाली सत्ता के भी खिलाफ था। उसने जो कुछ लिखा और बोला वो इस सोच को तोड़ने के लिए था कि कुछ चीजें बिना पूछे ही मान ली जाएं। उसका मकसद था कि लोग खुद सोचें, जांचें और सिर्फ उसी पर यकीन करें जो देखा और परखा जा सके। इस तरह वोल्टेयर की सोच ने एक नए रास्ते की नींव रखी जिसमें धर्म, राजशाही और झूठी कहानियों से बाहर निकलकर विज्ञान, तर्क और खुले दिमाग की दुनिया शुरू हुई। उसकी ये सोच कई और बड़े नामों तक पहुंची जिन्होंने आगे चलकर विज्ञान और समाज दोनों को नई दिशा दी। वोल्टेयर ने अपने समय में जिस आजादी, सोच और सच्चाई की बात की वही बाद में
औरों के लिए भी रास्ता बन गई।